आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 9 भारतीय नागरिकता, जो कि भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। भारतीय नागरिकता आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी इंडियन पॉलिटी का, इंडियन ज्योग्राफी का लुसेंट से पढ़ा है और वीडियो मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। और इसी तरह लुसेंट सीरीज से जुड़ने के लिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो करिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह से स्टडी रिलेटेड जो भी खबरें, जो भी वीडियो, जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो आप लोग भी इससे जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज से फिर से आप लोगों का एक बार लुसेंट सीरीज में स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय नागरिकता। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है आपको भाग दो में पड़ता है भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से 11 में पड़ता है भारतीय नागरिकता। अब स्टार्ट करते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। पूछेगा कि भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है, कैसी नागरिकता की प्रधानता है या प्रावधान है। तो एकल नागरिकता, भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहीं कहीं दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान रहता है, लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए किस किस आधार पे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म के आधार से कैसे? तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद में क्या है? तो राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, ये सब अपवाद है, लेकिन जन्म से वो भारतीय नागरिकता तभी होगा प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या फिर उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ये अपवाद है भारत के अपवाद है राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, ये अपवाद में आते हैं। दूसरा है कैसे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है? तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। इसमें क्या है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। कह रहा है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त की जा सकती है जब भारत के बाहर कोई अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय में उसके माता या पिता में से कोई भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, तभी उसको क्या माना जाएगा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है। नोट में दिया हुआ है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। कह रहा है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब तीसरा है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता। अब देशीयकरण द्वारा नागरिकता पढ़ते हैं क्या है इसमें। देशीयकरण द्वारा नागरिकता इसमें दिया है भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र आप प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान ये है कि आप भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप भारत की नागरिकता को पा सकते हैं। चौथा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब ये क्या है पंजीकरण द्वारा नागरिकता? देखिए इसमें निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं, रूल है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो उसमें क्या सब है देख लीजिए। पहला है वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हो। अगर आप पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे रहे हैं जिस तिथि से, उससे पहले आपको 6 महीना तक जो है वो भारत में आपको रहना होगा, उसके बाद ही आप पंजीकरण प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। दूसरा है वे भारतीय
जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। दूसरा है कि वह भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। और तीसरा है वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या फिर भविष्य में विवाह करेंगी। इसके द्वारा भी आप पंजीकरण प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके बाद भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। और पांचवा है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते। पांचवा कह रहा है कि राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो है जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो कोई, तो वह आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। पांचवा दिया है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, मान लीजिए कोई भूभाग है उसको भारत में अगर शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं या निवास करने वाले लोग व्यक्ति होते हैं उसको स्वतः ही क्या होता है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस भूभाग को भारत अपने में शामिल कर लिया है। तो उस क्षेत्र के जो यहाँ वहाँ पे निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति है स्वतः उसको क्या हो जाती है, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया। उसके बाद देखिए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसमें क्या हुआ, ये जो संशोधन लाया गया भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसमें कुछ चेंजेस आए। तब क्या चेंजेस हुआ इसमें, तो ये देखिए इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए। तो अब इसमें क्या संशोधन किए गए, पहला वो पढ़ते हैं। पहला है कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। कह रहा है कि अब जो है भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि कितनी थी, तो 6 माह थी। ये से क्या था, पहले क्या था कि अगर आप पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर रहे हैं तो पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने से पहले 6 महीना पहले आपको यहाँ पे रहना होगा। लेकिन अब क्या है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं तो अब भारत में आपको कम से कम कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक आपको रहना होगा। उसके बाद ही यह क्या होगा, आपका प्रमाण पत्र लिया जाएगा और पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता हासिल हो सकता है। उसके बाद क्या है देखते हैं, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देखिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम कितने वर्षों तक, तो 10 वर्षों तक अगर आप भारत में रह रहे हैं या रह चुके हैं तो आपको जो है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहले जो था, पहले यह अवधि कितनी थी, तो पहले यह अवधि 5 वर्ष की ही थी। लेकिन अब अगर आप 10 वर्षों तक भारत में रह चुके हैं तभी आपको देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ये संशोधन जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी, ये जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा ये। अब देखिए यहाँ है कि भारतीय नागरिकता का अंत, यानी कि आपके भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, किन किन माध्यमों से हो सकता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे कि भारतीय नागरिकता का अंत जो है निम्न प्रकार से हो सकता है। सही बात है। तो पहला है कि नागरिकता का परित्याग करने से, अगर आप नागरिकता का परित्याग खुद करते हैं तो उस माध्यम से आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो ऑलरेडी यहाँ की नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, और तीसरा क्या है कि सरकार अगर आपसे नागरिकता छीनता है तो इस माध्यम से भी आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो क्या है, पहला नागरिकता का परित्याग करते हैं,
दूसरा किसी अन्य देश की अगर आप नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर इस विधि के द्वारा भारतीय नागरिकता का क्या होता है, अंत होता है। अब देखिए जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषय के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। पहला, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा है राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। और तीसरा है राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। और चौथा है छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करते हैं, ये विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है किसको, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को। ठीक है, फिर से देखिए कि जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो क्या है, पहला राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, दूसरा राज्य में अचल संपत्ति अर्जन करने के संबंध में, और तीसरा राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, चौथा छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। तो आज का ये चैप्टर बहुत छोटा था, तो इसको हम लोगों ने बहुत जल्दी पढ़ लिया है। तो आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता क्योंकि चैप्टर आज बहुत छोटा था, फिर भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा इसको। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर लुसेंट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, नेक्स्ट अपडेट भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।